हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में जो हुई थी उस प्रश्न पत्र को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि ये जो विषय है वो हिंदी है। प्रत्यक्ष रूप से आप सभी देख भी पा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हम सभी जो है इसके 40 प्रश्नों को हल कर लिया है। और 40 के आगे हम सभी आज देखेंगे। और 120 प्रश्नों में से कोशिश करेंगे, 40 को हम लोगों ने कर लिया है, 40 के आगे करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने प्रश्न हम सभी सॉल्व कर पाते हैं। तो इसके और जो है आप सभी को बताना चाहूँगी मैं, इसके पहले हम लोगों ने 2017 में जो 2018 में जो प्रश्न हुआ था, जो पेपर हुआ था एलटी ग्रेड का, उसको भी किया है, सॉल्व कर लिया है। आपको जो है मिल जाएगा इसी चैनल पर। और 18 के बाद 17 में जो हुआ है वो भी हम लोगों ने किया है। और 2015 का कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश यूपी टीजीटी पीजीटी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चारों ऑप्शन सहित यदि आप सभी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। यूपी टीजीटी का जो प्रश्न पत्र है 2021 से लेकर के 2005 तक जो है सॉल्व करा दिया गया है। इसके बीच में जो है जितनी भी परीक्षाएं हुई, जितनी बार हुई हैं, सारी को जो है करा दिया गया है पूरा कंप्लीट। और पीजीटी भी 2021 का करा दिया गया है और 2016 का करा दिया गया है। और एलटी ग्रेड करने के बाद, ये सॉल्व करने के बाद हम सभी फिर जो पीजीटी के जो भी प्रश्न पत्र बचे हैं उन सभी को हम सभी सॉल्व करेंगे। और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देखते हैं, अपने प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। क्योंकि 40 के पहले हम लोगों ने जो है कर लिया है, 1 से लेकर के 40 तक कर लिया है। अब 40 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, है ना। ये हम लोगों ने किया था। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो 2 भेद माने हैं। एक जो है होता है अल्प प्राण, है ना, और दूसरा होता है महाप्राण। तो ये इतनी सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे देखेंगे इसके आगे क्या है। अगला जो प्रश्न है, हम आंसर को थोड़ा सा छिपा देते हैं हम सभी। और इसके बाद देखते हैं कि साथ में ये भी देखेंगे कि हम जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं हम उनमें से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है। तो पूर्वी हिंदी की बोली का विकास, पूर्वी हिंदी की बोली का विकास हुआ है। भाषा विज्ञान से बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी है अर्धमागधी अपभ्रंश से, और ऑप्शन सी है मागधी अपभ्रंश, और डी है पैसाची अपभ्रंश से। तो इसमें हम सभी देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि आप सभी भी जानते होंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अर्धमागधी। क्या बनेगा? अर्धमागधी बनेगा। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए, जो अर्धमागधी अपभ्रंश है इसी से जो है पूर्वी हिंदी बोली का विकास हुआ है। और इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं, जैसे हम लोगों ने याद किया है ABC, यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। इस तरह से हम लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया है और कभी ये भूलता भी नहीं है। और जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी से हुई है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और खड़ी बोली के अन्य नाम है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ की जा रही है ना। हम लोगों को पता है, सारी जानकारी है, लेकिन हम रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं प्रश्नों के साथ साथ। तो जैसा कि इनके अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी भी इन्हें कहा जाता है खड़ी बोली को, और कौरवी भी कहा जाता है, सरहिंदी भी कहा जाता है। ठीक है। और ब्रज भाषा की तुलना में ये बोली जो है खड़ी खड़ी लगती है, इसीलिए इसका नाम जो है खड़ी बोली है। और इसके साथ साथ यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि राहुल शंकरत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है, या कौरवी नाम किसने दिया है? तो राहुल शंकरत्यायन ने दिया है। ठीक है। और यह बोली सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, जो है गाजियाबाद इत्यादि स्थानों पर ये बोली जाती है। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, ये जो मागधी अपभ्रंश है, ये सी वाला जो है, जो मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली है। क्या निकली है? बिहारी हिंदी की जो है उत्पत्ति हुई है। और इसकी जो प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक है, ये तीनों। आगे हम सभी अपना देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या
42 देखते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अपभ्रंश है सौरसेनी, और इससे जो भी आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं निकलती हैं, ये पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से हुआ है, राजस्थानी पहाड़ी गुजराती, पैसाची से लहदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी हुआ है, महाराष्ट्री से केवल एक है मराठी है, मागधी से बिहारी उड़िया असमिया, और अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी। यही, और ये जो पूर्वी हिंदी है ABC अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यही हमारी जो है हमारा प्रश्न यहीं से बना था। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। देखिए वर्णमाला से प्रश्न प्रतिवर्ष बनता है, हमेशा जब भी परीक्षा होती है और तभी प्रश्न बनता है। तो देखेंगे हम उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है। दंत दंत्योष्ठ, कंठ तालु तालव्य, इच वैशा नाम तालु, है ना। तो ये दंतोष्ठ है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वर्णमाला का है, जो है थोड़ा सा देखिए, जो इजी है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जो है देना चाहते हैं, है ना, क्योंकि वर्णमाला से है। वर्णमाला से सभी को वैसे लगभग तैयार ही है सभी का। हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की ओष्ठ, देखिए ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, ध्यान देंगे। ओष्ठ है और व्यंजन ध्वनि है। देखिए आ, था, भा और जा, पा, फा, बा, भा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। आगे हम सभी देखते हैं 44 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियाँ हैं। ई ऑप्शन ए है, बी है ता, सी है फा और डी है हा। तो देखिए एक यदि आप वैसे भी याद किए होंगे और अगर सूत्र के माध्यम से याद किए होंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ है ना, और का वर्ग, देखो आ और आ, और का वर्ग, का वर्ग, वर्ग तो जान ही रहे हैं, है ना। का वर्ग, हा और जो विसर्ग होता है, विसर्ग, ये सभी कंठ ध्वनियों में आते हैं। तो देख लीजिए इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो जो 44 नंबर का है इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए व्याकरण से जो है वर्णमाला से कितने प्रश्न आए हैं। 3-4 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। 45 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी का अग्रवृत्ताकार समवृत्त स्वर ध्वनि है। आ, बी है ई, सी है आ दीर्घ आ मतलब, और डी है ए। तो इसमें है आवृत्त समवृत्त स्वर ध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से, हाँ एक मिनट, ज़्यादा स्पीड में हो गया शायद। बहुत आगे चला गया। एक मिनट देखते हैं। हम लोगों का जो प्रश्न है वो 45 है, 45 नंबर का प्रश्न है। हाँ 45 नंबर का प्रश्न है हम सभी का। हम लोगों ने किया था उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि हो गया। फिर हम लोगों ने ये प्रश्न भी कर लिया था, नहीं ये नहीं किया था। 45-46 नंबर के प्रश्नों को हम सभी को करना है। प्रश्न संख्या 46 इस पर है, सॉरी क्षमा चाहती हूँ। 46 नंबर के प्रश्नों को करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ना। तो इसका आंसर यही हमें मिल गया। चारों ऑप्शन क्या देखें इसमें, चा, छा, जा, झा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, अगला देखेंगे। हाँ 47, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? देखिए वर्णमाला से कितने प्रश्न हुए, 5-6 प्रश्न तो हो ही गए हम लोग जब से कर रहे हैं। व्यंजनों में कौन महाप्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कामता प्रसाद गुरु ने 2 भागों में बांटा है, एक अल्प प्राण दूसरा महाप्राण। तो कम वायु जिससे उच्चरित होती है, ये वायु के हिसाब से इन्होंने कहा, प्राणवायु के हिसाब से, है ना। वायु को संस्कृत में क्या बोलते हैं? प्राण कहते हैं। ठीक है, और इसी आधार पर कम वायु से उच्चरित होने वाली जो ध्वनि होती है उसे अल्प कहते हैं। अल्प का मतलब भी जानते हैं आप सभी, थोड़ा उसी हिसाब से ट्रिक लगा लीजिए, उसी हिसाब से बना कि अल्प प्राण। और अधिक वायु से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कहते हैं। और प्राण जो है संस्कृत शब्द है, वायु को संस्कृत में प्राण कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से जैसे मानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का, देखिए प्रत्येक वर्ग का जैसे पहला है, तीसरा है और क्या है? 5वां है, यानी कि 135 हम लोगों ने इस तरह से याद किया, 135। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है
पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा बचा, 2 और 4 बचा, जो शेष बचते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। आगे हम अपने प्रश्नों पर देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 48 देखेंगे। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण कहते हैं। इससे सभी परिचित हैं। बहुत साधारण सिंपल सा प्रश्न ये पूछ लिया गया है। आगे हम सभी देखते हैं व्याकरण बी प्लस आ प्लस करण, है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो है 49 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 49, दूसरा लड़का कहाँ गया? दूसरा लड़का कहाँ गया? वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? विशेषण से प्रश्न बना है। समुदायवाचक विशेषण है, बी है गणनावाचक, सी है क्रमवाचक, डी है आवृत्तिवाचक। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी क्या है? जो है क्रमवाचक में आएगा। किस में आएगा? क्रमवाचक में। अगर हम गणना की बात करें तो 1, 2, 3 ये गणना में आएगा। क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा ये क्रम से आता है, ठीक है। और आगे अगर आवृत्ति की हम बात करें, आवृत्ति में दूना, तिगुना, चौगुना इस तरह से प्रयोग होता है। और समुदाय की अगर बात किया जाए तो समुदाय में जानते हैं कि दोनों, तीनों, चारों ये समुदाय में आएगा, ठीक है। और प्रत्येक बोधक एक और बचता है, तो प्रत्येक या हर एक तो ये तो समझ ही जाएंगे कि प्रत्येक बोधक में आएगा। तो इस प्रकार से जो है व्याकरण से ऐसे ही इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम लोगों को जो है प्रश्न को सॉल्व करने से हो गया। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। विशेष जो संज्ञा की भांति होता है ना। इतना दिमाग में रखें, अगर हम रखेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। सीता ऑप्शन ए है, बी है हनुमान, सी है सागर, डी है आकाश। तो 50 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर। क्या हो जाएगा? सागर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, है ना। तो देखिए प्रागैतिहासिक होगा। वर्तनी शुद्धि से संबंधित क्लास हो चुकी है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक होगा। क्या होगा? प्रागैतिहासिक। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। 52 नंबर का प्रश्न है, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण होगा तो 66 होगा। क्या होगा? 66 होगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। 66 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ईकारांत, तो देखिए ईकारांत नहीं है। देखिए शब्द भी ध्यान देंगे तो मतलब जिन शब्दों के अंत में जो हो, जैसे ई है, इसमें नदी है ना, तो नदी में ई है अंत में। आगे टोपी है तो टोपी में भी दीर्घ ई है। आगे हम अपना 2 ऑप्शन और बचता है उन्हें भी देख लेते हैं। उदासी है, देखिए इसमें भी ई है ना। लेकिन पहिया इसमें आ है ना, अकारांत है ये। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आगे हम सभी देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हाथी, मोती, पानी, नकेल। 54 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, इसमें देखिए जो नकेल है यही जो है स्त्रीलिंग है। बाकी हाथी, मोती, पानी ये सभी जो है पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। किस शब्द में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन नकेल जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे देखेंगे कर्म कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को कहाँ है? तुरंत ढूंढिए को कहाँ है? तो को हमारा जो है सी में है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। हम कारक को देख लेते हैं। देखिए किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों को जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं, है ना। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है। इनकी परिभाषा देखते हैं पाणिनि की। जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार है। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता,
है ना। और संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है। जो संबोधन होता है वो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है। ठीक, आगे हम सभी देखेंगे जो है जैसे ये है कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना, षष्ठी खा काके की रारेरी नानेनी, है ना, सप्तमी मतलब में पर। तो ये सभी हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनता है और बहुत मतलब यदि आप थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे इनमें से जो भी प्रश्न बनते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों में, तो जो 56 नंबर का प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला विस्मय बोधक हो जाएगा, है ना। जैसे आश्चर्य, खुशी, संबोधन व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का प्रकार नहीं है। पहले हम कृदंत अव्यय के प्रकारों को देख लेते हैं कि कितने प्रकार हैं, कृदंत अव्यय के कितने प्रकार हैं। तो इसके जो है 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, जिनमें से पहला है पूर्वकालिक। पहला है क्या है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक। दूसरा है तात्कालिक। तीसरा है अपूर्ण, अपूर्ण क्रियाद्योतक, है ना। चौथा है पूर्ण क्रियाद्योतक। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो भूतकालिक नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और काल कितने हैं? 3 हैं, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब देखते हैं जो है 59 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रत्युत्पन्न में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग है इसमें। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न थोड़ा सा इजी है। स्थिर का पर्याय है। स्थिर का पर्याय का मतलब होता है समानार्थक शब्द, है ना। पर्याय है स्थिरता, बी है निश्चलता, सी है अडिग और डी है दृढ़ता। स्थिर का पर्याय है। 61 नंबर का प्रश्न है। स्थिर होना मतलब अडिग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अडिग, निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर इत्यादि। स्थिर शब्द का पर्याय है अडिग। 62 नंबर का जो प्रश्न है ये मिस्टेक हो गया है, ये 62 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 122 नहीं है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। तो ये रेणु जी का है, बहुत ही चर्चित है, ये सभी जानते होंगे। रेणु जी का है ये। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेणु जी हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये भी जो है 64 है ना, ये 63 है। 63 नंबर का प्रश्न है ये, और ये मिस्टेक्स हो गया। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं। बंगाल का अकाल रिपोर्ताज के लेखक हैं। तो देखिए, जो रांगे राघव हैं, बंगाल के अकाल पर इन्होंने एक रचना की थी, तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज लिखा था बंगाल के अकाल पर। लेकिन इसके लेखक को पूछा जा रहा है, और इसके लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका आंसर इसमें नहीं है। आगे हम देखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का देखते हैं। तो क्षण बोले कण मुस्काए, ये इनका रिपोर्टाज हो गया। ठीक, और इसके साथ साथ युद्ध यात्रा जो है धर्मवीर भारती का है। युद्ध यात्रा किसका है? धर्मवीर भारती जी का है। शिवदान सिंह चौहान। आगे देखते हैं हम, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है, अगला प्रश्न है, हिमवान का पर्यायवाची है। हिमवान, तो हिमवान का जो पर्याय है वो हो जाएगा हिमाद्री। हिमवान का पर्याय हिमाद्री है। ठीक है, हिमवर्षा, हिमान, हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, नगपति, नगेश इत्यादि इसके पर्याय हैं। आगे देखेंगे 65 नंबर का प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है।
नाग यानी कि हाथी को कहा गया, हाथी का जो सूंड है वो उसी के मतलब लगता है जैसे उसी की तरह, तो इसी को कहा गया कि हाथी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, नाग का। आगे हम देखेंगे 66 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गूलर का फूल होना, तो ये अत्यधिक दुर्लभ होना है ना, मुहावरा से प्रश्न बना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो 67 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख। तारीख जो है फारसी भाषा का शब्द नहीं है। देखिए, कबूतर हो गया, अफसोस हो गया, है ना, कमीज, कुर्ता, चपरासी, अदालत, और बादाम, अनार, अंगूर, अंजीर, ये सभी क्या है, फारसी भाषा के शब्द है। कुर्सी, तख्त, मेज, बुखार, है ना, बुखार सभी को आता है ना, बुखार, ये सभी जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। 67 नंबर का जो प्रश्न है 68 नंबर के प्रश्नों पर देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो देखेंगे स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। लड़ियां नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, कड़ियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़ियां हो जाएगा, कड़ियां गाई। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी गलत हो जाएगा, यहाँ बड़ी नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, मुझे जो है बहुत भूख लगी है। केरल हिंदी भाषी प्रांत है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी। हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो अगर हम वागार्थ की बात करें तो ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। कहाँ से, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और इसका जो प्रकाशन ये वर्ष है ये 1900 जो है 95 में शुरू हुआ था। आगे देखेंगे 70 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 70। पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, हंस, राजेंद्र, तद्भव अखिलेश, नया प्रतीक, अमृतलाल नागर, चारों में से बताना है। जो 70 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो नया प्रतीक जो है ये अज्ञेय का है, ना कि अमृतलाल नागर का। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। बाकी ये सभी धर्मयुग और हंस, तद्भव ये सभी इनकी राइटर की हैं। आगे देखेंगे हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। बंगदूत, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही चर्चित प्रश्न है, समझिए। तो बंगदूत ये जो है 1829 ईस्वी में, कब हुआ था, 1829 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे देखेंगे 72 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। एक तथ्य गलत है। देखिए, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो जो 72 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनमान। दिनमान जो पत्रिका है इसके जो अज्ञेय जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्यभार संभाला था, ना कि रघुवीर सहाय। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा और बाकी सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, हम सभी 80 प्रश्नों तक करेंगे, कुछ ही प्रश्न है, 2-4 प्रश्न हैं और कर लेते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम है। हंस, हंस पत्रिका के संपादक, तो हंस पत्रिका की जैसा कि प्रेमचंद्र जी हैं और इसका स्थापना वर्ष 1930 है और कहाँ हुई थी, बनारस में हुई थी, बनारस में। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 74 नंबर का प्रश्न है। ये जो है इलाहाबाद से होता है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1913। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1913 में गिरजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद से, और कब, 1913 में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 75 नंबर का प्रश्न है। हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। हिंदी नवजीवन की बात हो रही, हिंदी नवजीवन। 75 नंबर का प्रश्न है, ये अहमदाबाद से। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अहमदाबाद, और इसका वर्ष है 1921। ठीक है, 76 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। तो जैसे राजेंद्र यादव जी हैं, तो राजेंद्र यादव ने जो है किया, धर्मवीर भारती ने भी किया, भीष्म साहनी ने किया, गे ने भी किया है, तो भीष्म साहनी ने नहीं किया है। और इनका तमस ये बहुत चर्चित उपन्यास है ना, इनकी रचना है।
आगे देखेंगे। 77 नंबर का प्रश्न है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था, तो कहाँ से होता था? चारों ऑप्शन में से बताना है ना, चारों ऑप्शन में से बताना है कहाँ से होता था। 77 नंबर का ये प्रतापगढ़ से है। कहाँ से? प्रतापगढ़ से माना जाता है। आगे हम सभी देखेंगे 78 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर का जो प्रश्न है ये भी जो है पत्रिका से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। तो जैसा कि जानते हैं जो कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और ये बाला बोधनी जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए थी, ये बालिकाओं की, ये सभी भारतेंदु की हैं। और जो ब्राह्मण है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ब्राह्मण पत्रिका किसकी है? प्रताप नारायण। ब्राह्मण पत्रिका जो है ये है प्रताप नारायण मिश्र की। आगे हम सभी देखेंगे 79 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ब्राह्मण पत्रिका, तो अभी यही प्रश्न किया गया। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है ये 79 नंबर का जो प्रश्न है ये प्रताप नारायण मिश्र की है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न, जो इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न होगा। जो है साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी, डी है कानपुर। साहित्य भारती 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ से थी ये, और ये 1996 में थी। कब थी? 1996 में। ठीक है, और ये हिंदी संस्थान लखनऊ से होती थी। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर किसी कारणवश ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। हम इसके शेष जो भी प्रश्न बचे हैं अगली क्लास में हम इसे जो है कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास यही करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।